May you allow me to start this joint math assembly? Yes. So let us start our joint morning math assembly, but with loud clapping. Dear students, आज के इस असेंबली में हम सब किसके बारे में चर्चा करेंगे, उसको बोर्ड पर लिख दी गई है। तो क्या बोर्ड पर लिखी हुई है? बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड एवं उनके गुणनखंड, which we call it in English factorizations of algebraic expressions and their factors। है बीज गणित के अंतर्गत बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन और उनका गुणनखंड बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है आगे की समस्याओं के समाधान के लिए, जो बीज गणित या दूसरे क्षेत्रों से भी जुड़े हुए। तो आइए हम सदन स्टार्ट करें। इसके पहले बोर्ड पर जो टॉपिक्स लिखी हुई है उसको मिटा दिया गया। आप लोग सब 7th क्लास, 8th क्लास, 6th क्लास सभी निकाल लेंगे और जहाँ गुणनखंड चैप्टर होगा उस किताब में खोल लेंगे। 7th क्लास, 8th क्लास जहाँ गुणनखंडन आया हो। आइए तो बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन, ध्यान दो, बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन एवं उनके गुणनखंड का आज हम लोग समझ विकसित करने जा रहे हैं। और पिछले सदन में हम लोगों ने बीजीय सर्वसमीकाओं के बारे में जानकारी प्राप्त किया और उन बीजीय सर्वसमीकाओं के सत्यापन हम लोग अलग अलग तरीकों से किया। क्या तो आज हम यह बीजीय सर्वसमीकाएं हमारे दिमाग में बनी हुई रहनी चाहिए जब बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन एवं उनके गुणनखंड की समझ को विकसित कर रहे हैं। ओके, ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर दो वर्ड है। पहला कि बीजीय व्यंजक क्या है, उसका गुणनखंडन क्या है और उसके गुणनखंड क्या है। इन तीनों जो हमारे परिभाषिक शब्द है, मतलब टर्म्स हैं, इसका हम लोग वेल डिफाइन कर दिया है। बीजीय व्यंजक पहला आया है, फिर आया है गुणनखंडन और फिर आया है गुणनखंड। These three terms are totally different to each other. What we know about बीजीय व्यंजक तुम जानते हो। बीजीय व्यंजक क्या है? क्या है बीजीय व्यंजक? चर और अचर के बीच जब गणितीय संक्रिया प्राप्त करके जो हम व्यंजक प्राप्त करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। अर्थात संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें गणित की आधारभूत संक्रिया की गई हो, साथ ही साथ उसमें एक या एक से अधिक चर हो, तब इस समूह को हम क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक, जिसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा की है पिछले सदन में। अब नेक्स्ट वर्ड है गुणनखंडन और क्या है? गुणनखंड। तो बीजीय व्यंजक आफ्टर ऑल क्या है? वह एक संख्या ही है, लेकिन वह संख्या ज्ञात और अज्ञात दोनों का प्रयोग करके उसको व्यक्त करते हैं। इसलिए बीजीय व्यंजक क्या है? पहले क्या है? आफ्टर ऑल संख्या। कोई भी बीजीय व्यंजक हो, अज्ञात के 2 गुना से 5 अधिक, किसी अज्ञात x के 2 गुना से 5 अधिक, तो क्या मिलेगा? किसी अज्ञात से 2 गुना से
5 अधिक, तो अगर अज्ञात एक संख्या है तो किसी संख्या के दोगुना करने पर संख्या ही मिलेगा, उस संख्या में संख्या के जोड़ने पर संख्या ही मिलेगा। दैट इज 2x + 5 जो है एक संख्या को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वह संख्या अकेला नहीं आया है, वह योग के पदों के रूप में आया है। क्या? तो क्योंकि हमारी मजबूरी है कि अज्ञात हम x को नहीं जानते हैं, इसलिए उसके दुगना को भी नहीं जानते हैं कितना होगा, इसलिए उससे 5 अधिक को भी हम नहीं जानते हैं। हमारी मजबूरी है, इस कारण हम इसी रूप में व्यक्त कर सकते हैं यदि अज्ञात x पर इस तरह की संक्रिया की गई हो। तो बीजीय व्यंजक क्या है? आफ्टर ऑल एक संख्या है। वेरी नाइस। अब नेक्स्ट टर्म की ओर हम लोग मूव करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? गुणनखंडन। तो गुणनखंडन क्या है? एक क्रिया है, या हम कह सकते हैं कि एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। तो गणित में कैसी क्रिया को, यानी कि संख्या के साथ गणित में एक विशेष प्रकार की क्रिया की जाती है, उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? गुणनखंडन। तो गुणनखंडन क्या है? तो किसी संख्या को 2 या 2 से अधिक संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, इस प्रक्रिया का नाम क्या है? गुणनखंडन करना। जब कभी भी आपसे कहा जाए कि 12 का गुणनखंड, 12 क्या करो? गुणनखंडन करो। तो 12 का गुणनखंडन करो मतलब कि वहां पर आपको यह कहा जाता है 2 या 2 से अधिक उन संख्याओं को बताओ जिनको हम गुणा करते हैं तो हमें 12, अर्थात 12 को हम लिखे 2 × 6, तो 12 क्या है? 6 और 2 के गुणनफल के रूप में लिखा गया। कोई 12 को 4, कोई 12 को 6 × 2 के रूप में लिखा, कोई 12 को 4 × 3 के रूप में लिखा, और तरीके हो सकते हैं। तो हम कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में 12 है और राइट हैंड साइड में भी क्या है? 12 ही है। लेकिन यहां पर 12 किस रूप में मौजूद है? यहां 12 को 6 और 2 के गुणनफल के रूप में दिखाया गया है। उसी 12 को 4 और 3 के गुणनफल के रूप में। अर्थात किसी संख्या का गुणनखंडन करना, जिसकी जानकारी हमें अंकगणित में है, तो वहां पर हम क्या करते हैं? 2 या 2 से अधिक संख्याओं को हम दिखाते हैं, जिनको आपस में गुणा करते हैं तो वह संख्या हमें प्राप्त होती है। तब कहते हैं कि उस संख्या का हमने क्या किया? फैक्टराइज किया, गुणनखंडन किया। ओके, तो गुणनखंडन क्या है? गणितीय प्रक्रिया का नाम है जिसमें कोई संख्या या व्यंजक को 2 या 2 से अधिक संख्या या 2 या 2 से अधिक व्यंजकों के रूप में उसे दिखाया जाता है। तब गणित में यह विशेष क्रिया को हम क्या बोलते हैं? गुणनखंडन करना। ओके, लिख लिया जाए। अमिताभ जी आ जाओ, वेरी प्लीज, रेडी रहो। ये सदन है, इसमें सबको मिलकर हम लोग फाइट करना है। हमारे इस सदन में समस्या क्या है? हमारे सदन में समस्या है कि गणित के कोई भी हमारा जो प्रॉब्लम है टेक्स्ट बुक से, उसका हम समाधान कैसे करेंगे। क्या हमारे लिए चुनौती भी है, और इस चुनौती से निपटने के लिए हम सब तैयार हैं, इसलिए सबकी सहभागिता होनी चाहिए। क्या? अब देखिए, तो लिखिए गुणनखंडन। यह गुणनखंडन किसका किसका हो सकता है? संख्या या व्यंजक। ओके, व्यंजक में बहुत सारी संख्याओं को गुणा करके प्राप्त की गई। तो गुणनखंडन क्या है? क्या है? गुणनखंडन एक गणितीय क्रिया है। गुणनखंडन वह गणितीय क्रिया यानी कि गुणनखंडन क्या है? एक एक्शन का नाम है, है ना, यानी कि एक वर्ब है। गुणनखंडन क्या है? एक वर्ब है, गुणनखंडन करना, और उस क्रिया का नाम है गुणनखंडन। अब गुणनखंड जिसे फैक्टर बोलेंगे, वो क्या है? इस जब गुणनखंडन की क्रिया करते हैं तो गुणनखंडन की क्रिया करने पर जो संख्याएं हमें प्राप्त होती है, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? गुणनखंड।
ना गुणनखंड वो नाउन हो गया, है ना। यानी कि वो संख्या जो गुना के चिन्ह पर जो बटे हुए दिखते हैं, तो गुना के चिन्ह पर जो बटे हुए डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मल्टीप्लिकेशन साइंस, तो उन सभी नंबर को हम क्या कहेंगे? खंड। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? फैक्टर। ओके, तो गुणनखंडन वह गणितीय क्रिया जिसमें अब हम लोग व्यंजक भी होगा, तो आफ्टर वर्ड संख्या ना लिख के व्यंजक भी लिखे, एक अकेली संख्या को भी हम व्यंजक कह सकते हैं ना। तो गुणनखंडन वह गणितीय क्रिया जिसमें कोई संख्या लिखी में देख, आप लोग कंफ्यूज ना करो, कोई संख्या या कोई व्यंजक को दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं या व्यंजकों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं, दिखाते हैं, जो भी लिख सकते हो। यहां तो लिखने ही निकाल करते हैं। ओके, तो गुणनखंडन क्या है? वह गणितीय प्रक्रिया जिसमें कोई संख्या या कोई व्यंजक को दो या दो से अधिक संख्याओं या व्यंजकों के गुणनफल के रूप में प्रकट करते हैं, है ना। और किसी संख्या को गुणनखंडन करने पर जो संख्याएं हमें प्राप्त होती है वह क्या कहलाता है? गुणनखंड। यानी कि गुणनखंडन की प्रक्रिया करने पर जो संख्याएं हमें प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? गुणनखंड। इसे लिख लिया जाए, इसे लिख लीजिए, राइट डाउन हो गया। अब चलो ऊपर लिखो गुणनखंड। तो गुणनखंडन एंड गुणनखंड ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, मैथ में डिफरेंट टर्म्स है ना। ओके, ऊपर गुणनखंड, इसको अंग्रेजी क्या होता है? फैक्टर। यहां ना लगा हुआ है, ना विहीन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन। अब गुणनखंड की प्रक्रिया में, गुणनखंडन की प्रक्रिया में प्राप्त संख्या या व्यंजक, प्राप्त संख्या बोलोगे, अच्छा संख्याओं को गुणनखंड करोगे तो वहां संख्या प्राप्त होगा, और बीजीय व्यंजकों को गुणनखंड करोगे तो वहां पर क्या होगा? बीजीय व्यंजक प्राप्त होगा। तो गुणनखंड की प्रक्रिया में प्राप्त संख्या या व्यंजक को क्या कहा जाता है? गुणनखंड कहा जाता है। किसका गुणनखंड? जिस संख्या को या जिस व्यंजक को दो या दो से अधिक संख्या व्यंजकों को में प्रकट करेंगे तो वह सभी उस संख्या का क्या कहेंगे? गुणनखंड। गुणनखंड संख्या को गुणनखंड कहते हैं। तो किसका गुणनखंड? यह तो स्पष्ट है, जिसका आपने गुणनखंडन किया। किसका गुणनखंड? जिसका आपने गुणनखंडन किया। ओके ओके, अब मैं कुछ उदाहरण को यहां पर लिखता हूं ताकि यह परिभाषा स्पष्ट हो जाए, हम मिटाया जाए इसको। तो गुणनखंडन और गुणनखंड दो परिभाषिक शब्द हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग है। गुणनखंडन एक गणितीय क्रिया का नाम है और गुणनखंड उस क्रिया में प्राप्त होने वाले संख्या या व्यंजक का नाम है। ओके, अब आइए हम बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन का आइडिया डेवलप करें। उसके पहले हमारे पास ऑलरेडी आइडिया है अचर संख्याओं के गुणनखंडन करना और उनका गुणनखंड को प्राप्त करना। ओके, एज फॉर एग्जांपल हमने यहां पर 15 लिया। अब आपसे हम कहने जा रहे हैं, यह आई एम गिविंग यू अ टास्क,
And what is that task? You have to write down किसको 15 but in different ways. You have to write down 15 as a product of 2 or more numbers, but अभी 2 numbers. क्या 15 को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में दिखा सकते हो? जैसे मैं यहाँ पर रख दिया 5 गुने 3। हम कह सकते हैं कि 15 5 और 3 को करने से प्राप्त हुआ है। क्या दूसरा कोई दिखा सकता है? चलिए 3 चांस रूप है, कौन दिखाएगा? और कौन 2 संख्या हो सकते हैं जिसके गुणनफल के रूप में यू कैन राइट डाउन 15? चलिए यस, यहाँ पर सेम गुणनखंड है, ऑर्डर चेंज हो गया है, तो ये है ना। चलो ये भी हो सकता है। चलिए कोई और देख से इतना देर नहीं लगा कोई। वेरी फाइन। चलिए 2। अब चलिए मैं एक और सिंपल देता हूं आपसे, बहुत बड़ा होगा। 100 नंबर है, 100 है। चलिए आपको दिखाना है कि 100 किन 2 संख्याओं का गुणनफल हो सकता है। 100 किन दो संख्याओं को गुणा करने से प्राप्त होता है। वेरी फाइन। यहाँ पर दोनों गुणनखंड सेम भी हो सकते हैं। वेरी फाइन। 23 आओ। अरे आओ, क्यों देर लगाते हो? आ जाओ। ये तुम्हारी उम्र है, कोई बुलावे, शिक्षक को तुम आ जाओ। वेरी फाइन। हाँ, ऐसा आपका प्रयास होना चाहिए कि फैक्टर अलग होना चाहिए। और कोई डिफरेंट होना चाहिए ना। चलिए अब हो गया। अब चलिए अब इन 9। अब देखिए मैं आपसे पूछूंगा, आप बताइए। यहां भी 15 है और यहां भी कितना है? 15 है। यहां भी कितना है? 15 है। यहां भी कितना है? 15 है। लेकिन थोड़ा अंतर है। यहां पर 15 को इन 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में दिखाया गया है। यहां 15 को इन 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में दिखाया गया है। यानी कि इन सभी जगहों को 15 ही है, लेकिन यहाँ पर यह बताया गया है कि यहाँ पर यह 15 किन 2 संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त हुआ है। फिर बताया जाए यहाँ पर, तो मैं कहूंगा कि 15 के बाहर, सर्किल के बाहर 15 के साथ क्या किया गया? 15 को आपने क्या किया? 15 के साथ क्या हुआ है बाहर में? 15 का गुणनखंडन हुआ है। 15 का क्या हुआ है? यहाँ पर 100 का भी क्या हुआ है बाहर? और जब 100 का गुणनखंडन हुआ, तो गुणनखंडन करने पर आपको कौन सी संख्याएं प्राप्त हुई? यहाँ बताओ। 25 से गुणनखंड किया तो आपको कौन मिला? यहाँ पर क्या मिला? यहाँ पर क्या मिला? 100 का गुणनखंडन किया तो क्या क्या मिला? यहाँ का मिला? तो हर जगह, दोनों जगहों पर संख्या के साथ आपने गुणनखंडन की क्रिया किया, और गुणनखंडन की क्रिया पर जो संख्या प्राप्त हुआ उन्हें क्या कहा? लेकिन किसका गुणनखंड? कोई अगर बेटा होगा तो कोई तो बाप होगा, तो गुणनखंड कह देने से कह दिया किसका गुणनखंड? यहाँ पर 15 का कौन कौन गुणनखंड है? 15 का यहाँ पर कितने गुणनखंड अलग है? बोलो। राइट। अब चलो 100 का यहाँ पर कौन कौन गुणनखंड है? बोलिए क्या क्या मिला? बोलिए 100 का गुणनखंडन किया तो कौन कौन संख्या मिली? यहाँ पर बताओ क्या क्या मिला? बोलो। 1 मिला, 2 मिला, 4 मिला, और क्या क्या मिला? 5 मिला, 10 मिला, 20 मिला, 50 मिला, और 100। 25 भी मिलेगा। चलो 100। तो ये सभी संख्याएं रिश्ते में 100 का क्या रखते हैं? और ये सभी संख्याएं
100 का जितने भी गुणनखंड यहाँ पर है, इन सभी संख्याओं से 100 पूरी तरह विभाजित। 15 के गुणनखंड में भी यही गुण पाया जाता है कि 15 को पूर्णतः विभाजित कर दे। ओके, तो इन उदाहरणों से किसी संख्या का गुणनखंडन करना से हमारा क्या मतलब है, और किसी संख्या का गुणनखंड से हमारा क्या मतलब, अर्थात किसी संख्या के गुणनखंडन करने पर जो संख्याएं हमें प्राप्त होती है उसे उस संख्या का गुणनखंड है ना। क्या उदाहरण इसका? और बहुत सिंपल उदाहरण है, किसी संख्या का गुणनखंडन करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है वह संख्या दी गई संख्या का रिश्ते में क्या लगेंगे? यस। इसको मिटा दिया जाए। तो यहाँ पर इन दोनों उदाहरणों से गुणनखंड और गुणनखंडन का वास्तविक अर्थ समझ में आए। चलिए, तो गुणनखंड अगर होगा तो किसी संख्या का होगा क्या? तो किसी संख्या, इससे निष्कर्ष यही निकला, देखो किसी संख्या का गुणनखंडन करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है वह दी गई संख्या का क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। ओके, वेरी क्लियर। अब हम लोग बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड की ओर बढ़ रहे हैं, अर्थात बीजीय व्यंजकों का भी गुणनखंडन करेंगे तो वहां पर हमें क्या प्राप्त होंगे? बीजीय व्यंजक। अर्थात किसी बीजीय व्यंजक का गुणनखंडन करते हैं तो हमें यही दिमाग में रखना है कि किन किन बीजीय व्यंजकों को या किन किन संख्याओं को गुणा करके वह बीजीय व्यंजक प्राप्त किया है ना। तो सबसे पहले हम लोग बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड वैसे बीजीय व्यंजक से प्राप्त करेंगे जो एक पदी हो। ओके ना। अब यहाँ पर इन बात को समझने के पहले दो चीज समझना है यार। किसी संख्या का गुणनखंड भी दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंडन। क्या बोलते हैं? को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंडन। चलिए, और एक जो अभाज्य गुणनखंडन नहीं है। तो अभाज्य गुणनखंडन क्या कहेंगे? यानी किसी संख्या के गुणनखंड की प्रक्रिया तब तक हम करते रहें जब तक आगे करना संभव नहीं हो। अर्थात किसी बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड की प्रक्रिया हम आगे करते जाएंगे तो एक ऐसी अवस्था आएगी जब उसके आगे आप और सरल गुणनखंडों में व्यक्त नहीं कर सकते हो। जब वहां पर यह आवश्यक शर्त लगा हो कि गुणनखंड के रूप में एक को शामिल नहीं कर। जैसे किसी अचर संख्या का भाज्य गुणनखंडन का मतलब गुणनखंड हम तब तक करते जाते हैं जब तक प्रत्येक गुणनखंड अभाज्य संख्या प्राप्त ना हो। अब अभाज्य संख्या का मतलब क्या? कि वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होता है। तो इसी तरह व्यंजक में भी अभाज्य व्यंजक होंगे। वह व्यंजक जो एक और स्वयं से विभाजित होता है, ऐसे भी व्यंजकों का क्या बोलेंगे? अभाज्य व्यंजक। इन सभी आइडिया का प्रयोग करेंगे बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन करने में। मिला दो। चलिए, सबसे सरल बीजीय व्यंजकों से हम लोग समझना शुरू करते हैं, तब जटिल की ओर चलेंगे ना। हमारी यात्रा क्या है? सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर। चलिए, मैं आपसे पूछूं, सबसे पहले बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड कैसे बीजीय व्यंजकों से प्रारंभ करेंगे? एक पदी बीजीय व्यंजक। एक पदी बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड। एक पदी बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन।
XYZ। यह क्या है? सबसे पहले एट फर्स्ट व्हाट इज इट? बीजीय व्यंजक। कितने पदों का? अब मुझे बताओ कि यह जो है किन किन संख्याओं को या किन किन व्यंजकों को आपस में गुणा करके प्राप्त किया गया है? आओ यस, वेरी नाइस। अब मुझे बताना है, चलिए यहां पर हम अभाज्य, यहां पर देखिए एक्स वाई जेड का यह जो गुणनखंडन की अभाज्य गुणनखंडन नहीं है, यह बता रही है कि वाई जेड और एक्स ऐसे दो व्यंजक है जिसको गुणा करके हम लोग यह प्राप्त किए हैं। इसलिए एक्स और वाई जेड इसके क्या रिश्ते में लग गए? गुणनखंड हो सके। चलिए और क्या क्या हो सकता है जरा बताओ, कोई और बता सकता है? चलो बताओ। चलिए वेरी नाइस। और क्या क्या हो सकता है? और किन किन दो व्यंजकों को यहां पर बताओ, तुम बताओ किन दो व्यंजकों का? क्या बोलो? जेड वाई गुने ठीक है। और कौन कौन हो सकता है, बता सकता है? चलो ओके, चलो तो एक्स वाई जेड को हम कह सकते हैं कि वाई और एक्स जेड का गुणनफल है, एक्स और वाई जेड का भी गुणनफल है, एक्स वाई और जेड का भी गुणनफल है, जेड वाई और एक्स का गुणनफल है। तो एक्स वाई जेड के गुणनखंड को यहां पर लिस्ट करो, सूची बनाओ, लिखो गुणनखंड को लिखो। अब बड़ा क्लियर है कि एक्स वाई जेड के कौन कौन गुणनखंड होंगे। चलो सब एक क्रम में लिख देना, कोमा एक दूसरे से अलग करने के लिए कोमा का चिन्ह लगाई जाती है। अच्छा, इसको हम लोग 1 गुने एक्स वाई जेड में गुना करें तो क्या प्राप्त होगा? तो कोई भी संख्या स्वयं का भी गुणनखंड होता है। 15 15 से भाग होता है, 16 16 से भाग जाता है। एक आई, अब मैं पूछ रहा हूं, आप लोग देख करके बोलेंगे एक्स वाई जेड यह जो बीजीय व्यंजक है उसका गुणनखंड कौन बना है? देखे बोलो, कौन बोलो? तो क्या यह सभी बीजीय व्यंजक से एक्स वाई जेड पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा? हाँ, क्योंकि यह सभी इसके गुणनखंड है, तो कोई संख्या अपने गुणनखंडों से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। क्या कोई संख्या अपने गुणनखंड से, कोई संख्या अपने गुणनखंड से क्या हो जाता है? बोलो, पूर्णतः विभाजित हो जाता है। मेरे भाई, तो यहां पर इस पर भी नियम लागू होता है। अब कौन वह संख्या है जिससे सब संख्या विभाजित जाता है? और कोई संख्या क्या स्वयं से विभाजित होता है? हाँ, इसलिए किसी संख्या का एक और वह खुद जरूर गुणनखंड होगा। इसके अतिरिक्त हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर इसके अतिरिक्त नहीं भी होंगे तब उसे हम लोग बोलेंगे प्राइम
और इसके अतिरिक्त होंगे तो क्या बोलेंगे कंपोजिट। यहाँ पर बात है। लेकिन एक बात ध्यान देने की बात है कि एक्स वाई जेड का हम गुणनखंड करें तो किसी ने एक्स वाई गुने जेड के रूप में लिखा, फिर हम एक्स वाई को भी याद करें, एक्स वाई जो बीजीय व्यंजक है किससे प्राप्त हुआ है, एक्स गुने वाई और गुने जेड। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड का कैसा गुणनखंडन है, अभाज्य गुणनखंडन, क्योंकि इसके आगे तुम कर नहीं सकते हो, जो वन अलाउड नहीं। ओके समझ गए ना। तो यहाँ सारी वह बात यहाँ पर भी देखेंगे। अब मिटाई जरा, चलिए मैं एक सिंपल व्यंजक देता हूं, एक्स वाई, राइट। अब एक्स वाई लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिए, तो राइट साइड में इसका गुणनखंडन करना है। कौन करेगा, एक को नहीं लेना, एक इज नॉट अलाउड। चलो जानो, एक्स वाई का गुणनखंडन किया तो क्या क्या लिखा, एक्स, देखो मैं कहा यहाँ पढ़ रहा है एक्स वाई और यहाँ पर क्या पढ़ रहा है एक्स गुणे वाई, अंतर क्या है, तो दोनों जगह पे एक्स वाई ही आया है। एक जगह गुना का चिन्ह प्रकट है और एक जगह गुना का चिन्ह क्या है, गायब है। तो दो अज्ञात संख्याओं या कोई भी बीजीय व्यंजक को गुणनखंडन करेंगे तो गुणनखंड में सिर्फ गुना का चिन्ह प्रकट हो जाता है। यहाँ पर गुना का चिन्ह प्रकट हो जाने का मतलब है कि दिया हुआ व्यंजक के बीच हम लोग गुना की क्रिया करके प्राप्त किए। लेकिन सवाल है कि यहाँ पर एक्स वाई, जैसे हमारा सोच है कि 5 और 3 डिफरेंट है, तो 15 यहाँ पर डिफरेंट नंबर 5 से भी हुआ और 3 से भी हुआ, लेकिन एक्स गुणे वाई हुआ तो वही एक्स वाई यहाँ पर मिल गया। तो याद कीजिए कि एक्स वाई जो है किस फॉर्म में, गुणनफल के रूप में। एक्स वाई किस फॉर्म में है, यह गुणनफल है। जब गुणनफल को लिखते हैं तो चिन्ह को गायब कर देते हैं, क्योंकि इसको सिंगल नंबर बना नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों संख्याएं अज्ञात हैं। तो किस रूप में है, गुणनफल के रूप में। और एक्स गुणे वाई किस रूप में है, गुणनखंडन के रूप में, राइट। अंदर समझ गया कितना। चलिए इसको मिटाइए, चलिए यह एक्स स्क्वायर वाई है। अब एक्स स्क्वायर वाई का आपको अभाज्य गुणनखंडन करना है। क्या गुणनखंडन का है, यानी कि गुणनखंडन को तब तक करते रहेंगे जब तक उसके आगे हम कर नहीं सकते, है ना। कौन करेगा, आ जाओ। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई का क्या किया गया, सबसे पहले यहाँ पर क्या किया गया है, खंडन किया गया है। और कैसा गुणनखंडन किया गया है, अभाज्य गुणनखंडन। यहाँ पर कैसा गुणनखंडन है, अभाज्य गुणनखंडन। क्योंकि इसके और आगे हम गुणनखंडित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम पर प्रतिबंध लगा हुआ है कि एक को नहीं दिखाना है, क्योंकि एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता ही है, इसे दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर वाई के सभी गुणनखंड को लीजिए। चलिए आइए, कौन लिखेगा, अर्थात वैसे बीजीय व्यंजकों के बारे में विचार करना है जिनसे एक्स स्क्वायर वाई पूर्णतः भाग जाता है। क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई के सभी गुणनखंड को आप ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर चूंकि अब आपको वाले का डायरेक्ट आंसर बताइए क्या क्या हो सकता है। चलो
तरीका बोलो, एक बोला, एक से लिखो, वेरी नाइस। चलिए और कोई लिख सकता है? तुम सभी गुणनखंड, क्योंकि आपको गोल घेरा में रख करके वो सभी कर लेना है, वो मस्तिष्क में करना है। क्या लिखिए आज एक से स्क्वायर, तो अच्छा दिखाओ ना दूंगा चीन। चल दो वाली होते, ये भी होगा ये भी होगा, वहां पर गुणनखंड जब गुणनखंड मान लिया दोनों को, तो गुणनखंड के रूप में दिखाना है। क्या सही है? चलो आओ, तो इसको सही करो कि क्या कहना चाह रहे हैं जी, वेरीफाई। और कोई हो सकता है? और कोई गुणनखंड हो सकता है? क्या आप लोग बता सकते हैं जी? यहां पर अगर एक से स्क्वायर वाई है, तो इसको कोई किसी लड़का ने एक से स्क्वायर में वाई करके गुना करके प्राप्त किया होगा। कोई लड़का x में xy यहाँ पर गुणनखंड के रूप में गुणनखंड प्राप्त किया होगा। कोई लड़का 1 में x स्क्वायर y से भी गुना करके इससे प्राप्त हुआ होगा। ये सभी संख्या से गुणनखंड हो जाएंगे। अब आप लिख सकते हो, यहाँ पर कौन बचा हुआ है, लिख सकते हो? आ जाओ ऐसा तो बहुत से बना सकते हो। यहाँ पर लिस्ट बनाना है ना, यहाँ पर लिस्ट बना रहे, x है y है x स्क्वायर है x स्क्वायर y है, और क्या कर सकता है? आ जाओ मेक इट करेक्ट। और क्या हो सकता है? वो 1 को नहीं रखना। चलो, तो यह सभी जो आप देख रहे हो बीजीय व्यंजक x स्क्वायर y का क्या रिश्ते में लगेंगे? गुणनखंड, है ना। तो आज के इस सदन में हम लोगों ने बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन एवं गुणनखंड के बारे में अपना समझ को विकसित करना आज से प्रारंभ किया है। हमें बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन कैसे करेंगे? जब बीजीय व्यंजकों द्विपदी हो, त्रिपदी हो, द्विघाती हो, त्रिघाती हो, इस तरह से अलग अलग प्रकार के जब बीजीय व्यंजक हो, तो उन स्थितियों में भी जब गुणनखंडन करने के लिए कहा जाएगा, वहां पर भी यही विचार करना है कि 2 या 2 से भिन्न बीजीय व्यंजकों के बारे में विचार करनी है, जिनको गुणा करने के बाद वह प्राप्त हो जाएगा। तो आगे हम लोग बीजीय व्यंजकों के गुणनखंडन के बारे में और विस्तार पूर्वक सीखेंगे। आज तो सिर्फ न्यू की गई है, और आज के इस सदन में इतना ही हमें बताया गया कि बीजीय व्यंजकों के गुणनखंडन से क्या मेरा अर्थ है, उसके गुणनखंड से मेरा क्या अर्थ है ना। और बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन में वही सभी गुणधर्म पालन होते हैं जो अचर संख्याओं के गुणनखंडन में पालन होते हैं। आज एक सरल उदाहरण एक पदी बीजीय व्यंजक को देख करके आपको यह बताया गया कि दिए गए बीजीय व्यंजक का कौन कौन से गुणनखंड के रूप में बीजीय व्यंजक प्राप्त होंगे। ओके, फिर आपने यह भी आज सीखा किसी बीजीय व्यंजक के अभाज्य गुणनखंडन से क्या मेरा मतलब है। जैसे मैं पूछूं कि x स्क्वायर y का जब अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में कौन कौन से बीजीय व्यंजक प्राप्त होंगे? x और y। अलग बात है कि अभाज्य x 2 बार आया होगा, y 1 बार आया होगा, है ना। तो इन सारी बातों के बारे में आज हम लोग समझना प्रारंभ किए हैं। अगले सदन में विधिवत अलग अलग प्रकार के बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन कैसे करेंगे,
जब कॉमन फैक्टर को टेक आउट करके कैसे करते हैं, सब समीकरणों का प्रयोग करके कैसे करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आज के सदन में सिर्फ इतना ही बातों के साथ सदन को हम यहीं पर स्थगित करेंगे।